तो ऋषभ प्रतिपक्ष जी, बहुत स्वागत करता हूँ मैं जी, आपका कुसुम्पा की तरफ से। नमस्कार। थैंक यू, सबसे थैंक पहले यू। तो बहुत-बहुत मुबारक आपको इस अद्भुत रचना के लिए। बहुत अच्छा धन्यवाद, मार्केट में इसका बोलबाला भी है और हमें भी पढ़ के अच्छी लगी। मैं चाहूँगा कि धन्यवाद। क्रिक, पांडा, पौ 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 और ऋषभ प्रतिपक्ष ये 2 नाम जो बड़े-बड़े कवर पे हैं, इनका छोटा-सा परिचय आप दें। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ क्योंकि आसान है ज़्यादा। ऋषभ प्रतिपक्ष, मैं पहले द ललन टॉप में काम करता था, तो वहाँ पे जो एडिटर हैं सौरभ द्विवेदी, उन्होंने ये नाम दिया था प्रतिपक्ष, क्योंकि मैं किसी बात से एग्री नहीं होता था, सहमत नहीं होता था। तो बाद में मुझे वो नाम स्टक कर गया मेरे साथ, मुझे खुद भी अच्छा लगा और एक तरीके की ये फ्रीडम देता है, आप किसी उसमें बंध के नहीं रहते हो, है ना? अगर आप किसी पक्ष में नहीं जाना चाहते हो तो अच्छी बात है। तो मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि आपके साथ सबसे ज़्यादा सूट करता है, तो ये स्टक हो गया नाम। और जहाँ तक किताब के टाइटल की बात है, तो ये है कि बचपन में मैंने अपने गाँव में, अपने ननिहाल में इन चीज़ों को देखा था। ये जो टर्म है ना, ये कास्ट का टर्म है और ये बुलिंग से जुड़ा टर्म है। इसमें था कि 6-7 लड़के थे जो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वो पूरा मिक्स ग्रुप था दोस्तों का। और एक आदमी था, वो अपर कास्ट का था, ब्राह्मण, उसको ये लोग बुली करते थे, ये कृत पांडा पो 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 कह के। हुँ, तो ये फ्रेज़ मुझे बड़ा इंट्रिगिंग लगा है शुरू से, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, वो हमेशा मतलब एक, जैसे कि अगर आप पॉपुलर मीडिया में देखेंगे तो एक बाइनरी में चीज़ें काम करती हैं कि अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, है ना? कि अपर कास्ट दमन करता है, लोअर कास्ट का दमन होता है, या कल्चर अपर कास्ट का ही है, लोअर कास्ट का कोई कल्चर नहीं है। ऐसा है नहीं। अगर जो भी गाँव से जो व्यक्ति जुड़ा है, तो उसे पता है कि कहीं दमन होता है और कहीं पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली-जुली हैं और मूलतः ये चीज़ें डोमिनेंस की होती हैं। जो भी जहाँ पे डोमिनेंट कास्ट होती है उसका कल्चर वहाँ पर चलता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा। इसमें एक कहानी भी वैसी है। उस कहानी में मैंने ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया भी है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मिली-जुली हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग-अलग हैं, अगर कास्ट के हिसाब से देखें तो। जी, मगर कभी हम उसे बाइनरी में देख नहीं सकते हैं और जी। जितना देखेंगे हमें फ्रस्ट्रेशन हासिल होगी, क्योंकि हम बाइनरी में देखेंगे और हमें एक एक बहुत जल्दी कंक्लूजन मिल जाएगा, जो कि बहुत जल्दी धराशायी भी हो जाएगा। तो इसलिए हमारे आस-पास जितने हम देखते हैं विचार बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। एक अस्थायी चीज़ नहीं मिल पाती कि आखिर ये कास्ट कॉम्बिनेशन है क्या? जी। और बिल्कुल आपकी कहानियों में जैसा आपने कहा प्रतिपक्षी एक एटीट्यूड दिखता भी है और मैं चाहूँगा कि इसके कवर पे भी बात हो। हालाँकि हाँ, ये भी कह दूँ कि हुँ, क्रिक पांडा पौ 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 कहानी जो मैंने अभी पढ़ी 2 बजे दोबारा पढ़ी कि हाँ, हुँ, हुँ, इसकी जो कवर स्टोरी है वो तो पढ़नी चाहिए और मुझे ऐसा लगा कि वो दुनिया जो आपने क्रिएट कर दी, मैं कभी उस गाँव में गया नहीं, मैं कभी हुँ, हुँ, उस तरह का एनवायरनमेंट देखा नहीं, उस तरह के जातिवाद का बोझ अपने ऊपर महसूस नहीं किया। लेकिन वो मुझे इस कहानी से पूरी तरह से महसूस हुआ, वो चौपाल दिखी, वो रात दिखी, जिसमें मोटरसाइकिल में एक लड़का आ रहा है या उसका बचपन दिखा जब उसका वो नाम पड़ गया हुँ, छठू का जो नाम हुँ, पड़ गया। तो बिना कोई और स्पॉइलर देते हुए लेकिन इस का कवर जो है वो एक खुला ऐलान भी है। पता नहीं दिख रहा है या नहीं हुँ। लेकिन ईंटें हैं और उसके ऊपर कास्ट के नाम कुरेदे हुए हैं जगह-जगह पर। तो जी। इसके बारे में बात कीजिए। इसका डिज़ाइन अगर मैं सही हूँ तो विजेंद्र एस विज ने दिया है। तो उनको हाँ, सलाम। उन्होंने बनाया है। हालाँकि इसका कॉन्सेप्ट आइडिया मेरा ही था। मुझसे जो पब्लिशर हैं उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हैं इसमें? तो तुरंत से दिमाग में यही ख़्याल आया था, मैंने उनको यही बताया, फिर उन्होंने उनसे वीरेंद्र से बात की होगी, फिर उन्होंने काफ़ी सुंदर बना दिया। हालाँकि इसमें बस वो कलर वाली प्रॉब्लम है, दूर से विज़िबिलिटी इसकी मतलब उतनी अच्छी नहीं है। किताब जब हाथ में आती है तभी ये सारी चीज़ें दिखती हैं। जी, जी, जी। मतलब ऑनलाइन में जो इमेज है उसमें कलर की वज़ह से वो नहीं दिख पाता। सामने से दिखता है, अगर आपके हाथ में है तो आप देख पाएँगे। उन्होंने वैसे सामने से तो काफ़ी अच्छा बनाया है। जी, शायद आने वाले संस्करणों में इस जी। पे काम हो हुँ। सके। इसके पीछे एक उद्देश्य भी था कि जैसे ये इसका पॉइंट यही था कि ये जो कास्ट की चीज़ें हैं ना, जैसे हमारे घरों की दीवारें हैं, समाज की दीवारें हैं, तो उन पे ये चीज़ें गुँधी हुई हैं, मतलब उनको मिटाना अगर असंभव नहीं है तो बहुत मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है।
बिल्कुल, और बिल्कुल। बिल्कुल वो अस्थायी रूप से नींव में ही दबी हुई हैं। कहीं न कहीं जी, इसके तार आपकी आखिरी कहानी से भी जुड़ते हैं, जो किताब में आखिरी कहानी है। यहाँ जी, रंडी मूर्ति है जो दीवार पे बाथरूम में लिखा हुआ है। अच्छा, जी। मैं एडिटर की भी तारीफ़ करना चाहूँगा। पता नहीं किन शब्दों में करूँ, लेकिन मुझे हिंदी की किताबों में अक्सर ये शिकायत रहती है कि पंक्चुएशन गलत है, व्याकरण की गलतियाँ कैसे रह गई, नुक्ते की गलतियाँ कैसे रह गई। वो इस किताब में मुझे एक पुख्ता काम लगा। उनका नाम नहीं ना, लिया। इसमें जो एडिटर है ना, मनीष जी नाम है उनका, मनीष नाम है। जी, तो यूपी में रहते हैं वो, और बड़े अच्छे आदमी हैं और काफ़ी सुलझे हुए हैं। उनसे आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर लें, कोई आइडिया चाहे कितना भी वो आउटरेजियस हो या दबा हो या किसी चीज़ की एंटी हो, पॉपुलर नॉर्म्स के भी एंटी हो, मतलब बहुत ओपन है। और हिंदी की अच्छी खासी जानकारी है, पंक्चुएशन वगैरह तो ये आपने सही कहा, कई बार ये सुनने में आता है कि हिंदी में पंक्चुएशन की प्रॉब्लम होगी। हालाँकि ये हमेशा इस वजह से नहीं होता कि लोगों को नहीं आता है, ये इस वजह से होता है कि हिंदी मतलब एक रूप भाषा के रूप में नहीं है। जैसे बिहार में है, यूपी में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है, तो सबके अपने बोलियों के हिसाब से हैं। जी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, और जो पॉपुलर जो शुद्ध हिंदी है, वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कि जो इलाहाबाद में जो शुरुआत हुई थी हिंदी की, शुद्ध हिंदी की, उस समय के लेखकों ने और प्रकाशकों ने लिखा, तो वो चीज़ उसको प्रामाणिक माना जाता है। जी, लेकिन लोग अपने हिसाब से लिखते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। कहीं पे बड़ी की मात्रा हो जाती है, कहीं पे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो रहता है। जैसे कि हरियाणा के हैं, मैं अपने ससुराल जाता हूँ या मेरी वाइफ भी हैं, तो ये लोग सपोर्ट को स्पोर्ट बोलते हैं। जी। पंजाबी में बोलते हैं, स्पोर्ट करते हैं। स्पोर्ट को भी स्पोर्ट बोलते हैं। नहीं, स्पोर्ट को शायद सपोर्ट बोलते हैं और सपोर्ट को स्पोर्ट बोलते हैं। तो जी, उनकी भाषा में है, तो लिखते भी हैं तो वही चीज़ें लिखते हैं। और वो रहना भी तो चाहिए, और मतलब रहना शिकायत चाहिए, एग्ज़ैक्टली। इसीलिए रहती है कि हुँ, अगर हम नुक्ते सही कर लेंगे, मान लीजिए कि फुर्सत में हुँ, जहाँ-जहाँ फ में या फ़ोन में, फ़िल्म में अगर फ के पैर हुँ। में एक नुक्ता रहेगा, तो जहाँ किसी का एक्सेंट दर्शाना है कि वो फ़िल्म बोल रहा है, तो वहाँ पे आप नुक्ता हाँ, हटा के वो हाँ। बात कन्वे कर पाएँगे, वो नहीं हो पाती है। बिल्कुल, ज और ज़ बिल्कुल। में रहता ही है। ख़ैर, आप देखेंगे कि हिंदी कहानी की शुरुआत आप चाहे प्रेमचंद को माने या गुलेरी जी को माने, और उससे आते-आते एक जो यूरोपियन नैरेटिव से आते-आते हमने 100-1 सालों में एक लंबा सफ़र पार किया है। हुँ, जहाँ हुँ। पे अब असगर वजाहत जैसे राइटर भी हैं, और उसको भी हम कहानी कहते हैं, चाहे बहुत छोटी। रवीश कुमार लपरेक भी लिखते हैं, और हुँ, हुँ। कुछ जादुई तत्व भी अब जैसे कि आपकी कहानियों में दिखने लगते हैं। हुँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहानी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? किसके बगैर वो कहानी नहीं होती? हाँ, ये एक यूरोपियन से अगर आप शुरू करें, तो वहाँ पे जैसे कि पिछले कुछ सालों में कहानी में कमी आई है, शॉर्ट स्टोरीज़ में। वो नॉवेल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, और कहानी की कई तरह की विधाओं में एक लंबे समय से वहाँ पे लिखा जा चुका है। मतलब 200-300 साल से काफ़ी कहानियाँ और काफ़ी पॉपुलर कहानियाँ हैं, जो हिंदी में अनूदित होकर भी हमारे पास आई हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी फ़ेमस हैं वो कहानियाँ। हमारे यहाँ चूँकि हिंदी में मतलब उतनी उतना पुराना कल्चर नहीं है लिटरेचर का। हिंदी रिलेटिवली न्यू भाषा है, नई भाषा है, बिल्कुल। और पिछले 100 सालों में माने तो ज़्यादा इसका विकास हुआ है। शुरू में ऐसे कहानियों में था कि आप एक पैटर्न फ़ॉलो करते थे, जो विदेशों के बड़े लेखकों ने सेट किया था कि कहानी ऐसी होनी चाहिए। जैसे कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं, और फिर बाद में जैसे शंकर प्रसाद की कहानियां हैं, जी, या कुछ इसमें वो भी आए, मतलब एनोमली आई, जैसे कि उसने कहा था, एक कहानी थी चंद्रधर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। शर्मा गुलेरी की। तो वो थोड़ा सा पॉपुलर नॉर्म से हट के अलग, मतलब थोड़ा फ्लैशबैक में ऐसा लगता है कि कोई आप मूवी देख फिल्म रहे देख रहे हो, हैं। किसी जी, मॉडर्न मूवी देख रहे हो, कि कुछ चीजें फ्लैशबैक में हैं, कुछ चीजें प्रेजेंट में हैं। अब बचपन में जब मैंने पढ़ी थी, तो मैं बड़ा हैरान हो गया था कि मतलब ये किस तरह की कहानी है, और वो कहानी स्टक कर गई, मतलब वो अभी तक मुझे वो याद है। और बचपन में ही पढ़ी थी एक काशी का गुंडा जयशंकर प्रसाद प्रसाद की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो वो बिल्कुल सेट पैटर्न फॉलो करती है, जो कहानियों का मतलब तय किया गया था कि हीरो है, और फिर वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करेगा, हीरोइक काम करेगा, डायलॉग होंगे, इमोशन होंगे। लेकिन अभी की जो कहानियाँ हैं, अभी मतलब 21वीं सदी में, तो इन कहानियों का
मतलब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये चीजें स्ट्रगल कर रही हैं सोशल मीडिया से, उपन्यासों से और अखबारों से, आर्टिकल से, लोगों के ओपिनियन से, इन सबसे आपका स्ट्रगल हो रहा है। तो इसमें मतलब बड़ा ये मुश्किल है कि आप ऐसा क्या देंगे जो लोग पढ़ें, है ना? आपको अटेंशन गेन करना है। अगर ज़रा भी इधर-उधर हो, लोग नहीं पढ़ेंगे। किसी के पास उससे ज़्यादा है कि लोग मतलब उससे ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कि मीम्स देख लेंगे। मीम्स के हज़ारों पेजेज़ हैं, है ना? अगर आपको सिर्फ़ मज़े लेना है, व्यंग्य करना है, तो लोग मीम्स देख लेंगे, वीडियोज़ 15-15 सेकंड के देख लेंगे। उसके बीच में आपको ऐसी चीज़ें रखनी है, जो कि लोगों का अटेंशन खींचे, जिसमें गंभीरता भी हो और जिसमें थोड़ा मज़ा भी हो, थोड़ी भविष्य की भी बातें हों, कुछ हो ऐसा। तो इसमें कहानी ना फ्री फ्लोइंग हो गई है। मतलब ये कोई सेट पैटर्न नहीं फ़ॉलो कर रही है। अगर आप मेरी ही कहानियों में देखेंगे 13 कहानियों में, तो किसी में एक ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न है कि यहाँ से कहानी शुरू हुई, यहाँ से खत्म हुई। कई कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें मतलब कहीं से बीच से ही कहानी शुरू होती है और बीच में ही कहीं खत्म हो जाती है। मतलब वो एक पूरा वो नैरेटिव नहीं है कि यहाँ से शुरू होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है और फिर जी, अंत में कंक्लूजन मिलता है। जैसा कि आप ओ. हेनरी की कहानियों में देखेंगे या चेखव की जो पॉपुलर कहानी हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी थी स्कूलों में कि आप शुरू होता है कि हाँ, वो लकड़हारा था या गडेरिया था या फिर कोई राजा था या फिर कोई कलाकार ही था, है ना? तो वैसा होता नहीं है। अभी जैसे कि नए अगर विदेशों की बात करें तो सैली रूनी नाम की एक लड़की है ना? अराउंड 30 साल की है। उनके 2-3 उपन्यास बहुत पॉपुलर हुए हैं। कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स और नॉर्मल पीपल और उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, तो कहानियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक कहानी है उसका मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा। अ, कुछ 60-70 पेज की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, काफ़ी सेंसुअस है। तो उसमें भी कोई कंक्लूज़न नहीं है उन कहानियों में, है ना? जैसे कि मैंने अपनी लिखी और मैं अपने बारे में सोचता भी था कहानियों के बारे में कि लोग कैसे इसे स्वीकार करेंगे। बहुत लोगों को लगेगा कि अरे ये तो कोई ख़ास कंक्लूज़न तो दे नहीं रही है। फिर पब्लिश हो जाने के बाद फिर मैंने इनकी कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि मेबी ये पॉसिबल है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह की चीज़ें लोग सोच रहे हैं, इस हुँ, शताब्दी के हिसाब से। तो वो चीज़ें हैं कि अभी काफ़ी फ्री फ्लो है, कोई बंधन नहीं है कि आपको यही पैटर्न ही फ़ॉलो करना है। जी, आप कोई कहानी फ्लैशबैक में भी सुना सकते हैं, आप कोई कहानी इमेजिनेशन में सुना सकते हैं, आप कोई कहानी मतलब मैजिकल रियलिज़्म में, हालाँकि ये थोड़ा पुराना ही कॉन्सेप्ट है, नया तो है नहीं, है ना? जैसे मार्केस की कहानियों में आप खूब पाते हैं कि मैजिकल रियलिज़्म है और चीज़ें हैं। जी। तो मतलब अभी बिल्कुल ओपन मार्केट है, तो कोई आपको उसपे सेट पैटर्न अगर फ़ॉलो हम करने थोड़ा-सा की बाद में जाएँ, हुँ, मैजिक रियलिज़्म पे भी जाएँगे। हुँ, लेकिन मैं इसी के साथ जोड़ के दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर अगर ये कहानी है, कहानी का जैसा कि आपने हुँ, कहा कि अब कोई एक ढर्रा नहीं रह गया है, वो एक खुला हुँ। मैदान है। तो इसमें फिर अच्छी कहानी क्या है? अच्छी कहानी मुझे ये लगता है कि जैसे पहले ये होता था कि आप उस कहानी को ना तौलते थे एलिमेंट्स के आधार पे, इसमें ये एलिमेंट है कि नहीं, इसमें ये है कि नहीं। कोई बताता था कि ये 5 एलिमेंट हैं, कोई बताता था ये 6 एलिमेंट हैं, यहाँ आप देखेंगे 7 एलिमेंट हैं। फिर उसके आधार पे लोग करते थे, फिर पॉपुलर जो थियरीज़ थी, लेफ्ट ओरिएंटेड है, राइट ओरिएंटेड है ना? उसके आधार पर बहुत बार डिस्कार्ड भी कर दिया जाता था कहानियों को। है ना? उसे आप एक उस आधार पे देखते थे कि आप सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो? आप प्रोग्रेसिव हो कि नहीं? आप चीज़ें आगे बढ़ा रहे हो कि नहीं? बट अभी के टाइम पे लोगों को ना नॉलेज ज़्यादा है चीज़ों की, चाहे लोग कैसे भी हों, लोगों को पता है कि क्या है, संविधान क्या है, पॉपुलर थ्योरीज़ क्या हैं, है ना? और क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या सोसाइटी होती है। भले लोग कम्युनल हों, सेकुलर हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को पता है। तो ऐसे में क्या है कि ज्ञान बाँटने वाला हिसाब-किताब बहुत कम हो गया है। मतलब कभी भी अगर आप प्रीची लिखते हैं ना, एक टाइम था आपने भी पहले पढ़ा होगा 15-20 साल पहले, प्रीची कहानियाँ खूब चलती थी। जैसे एक बिल्कुल। किताब है मैक्सिम गोर्की की माँ, हाँ, है हुँ, ना? वो बहुत फ़ेमस है और बहुत लोगों ने पढ़ा भी है। लेकिन आज के टाइम में कोई वो लिखेगा तो शायद आप खुद उसे नकार देंगे कि यार रहने दो ये। हुँ, उस समय के लिहाज से हम पढ़ते हैं तो हम उसे बहुत अच्छा बताते हैं। बट अभी के समय के लिहाज से हम उसे अच्छा नहीं बताएँगे क्योंकि माँ को लेकर और बेटे को लेकर और देशभक्ति को लेकर चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं ना, मतलब अब काफ़ी नुआंस चीज़ें हैं, काफ़ी उसमें लेयर्स हैं, तो आप वो लेयर्स देखना चाहते हैं। तो कोई बाइनरी नहीं रही कि ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सबको पता है। तो बहुत लेयर्स हैं।
जी। तो और सोशल मीडिया के आने से मतलब लेयर्स बढ़ गए हैं। अब देखो कि मियाँ खलीफा ने मतलब 12-14 साल पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो मियाँ खलीफा का नाम जानते थे, सनी लियोनी का नाम जानते थे पॉर्न स्टार के रूप में, है ना? और ये ऐसे नाम थे कि आप अपनी फैमिली में, अपने घरों में नहीं बोल सकते थे किसी से। और आपके फैमिली वाले फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि मियाँ खलीफा कौन है? क्या बोल दिया इसने ऐसा? तो ये जो इतना चेंज आया और मियाँ खलीफा ने ये चीज़ें बोली हैं और जो आपके ये खाप पंचायतें हैं उसको स्वीकार कर रही हैं। वो पंचायतें जो छोटे कपड़ों के लिए लड़ती थी कि लड़कियों को नहीं पहनने देना है, मोबाइल नहीं देना है, वो स्वीकार कर रही हैं और ये फार्मर्स के लिए बोल रही हैं और मतलब उन्हें पता है कि नहीं पता है, हमें नहीं पता, वो बोल रही हैं, सोशल मीडिया से एंगेजमेंट उनका हो रहा है। तो बिल्कुल। बिल्कुल टर्न अराउंड हो गई है ना चीज़ें, 1 दशक में ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। 2007-8 में तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि मियाँ खलीफा को बिहार का कोई लड़का ट्रोल कर रहा होगा और हुँ, मियाँ खलीफा उसकी बात का जवाब दे रही होगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। तो बिल्कुल ही मतलब वो मानक चेंज हो गए हैं, तो इसलिए कहानियाँ भी उसी हिसाब से बदल जाएँगी बिल्कुल। बिल्कुल। तो यही मौका मैं पाके कहना हुँ, चाहता हूँ कि मुझे आपकी जो 2-3 कहानियाँ जो मेरे साथ रह जाएँगी, हुँ, जिसमें हुँ। आपकी शैली बड़ी उभर के आती है। एक तो है मर्द, हुँ, हुँ। एक पीरियड का पहला दिन। मैं जानता हूँ कि आप हुँ, बहुत बार हुँ। पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन बैडमैन द गुड और बैडमैन द हुँ, हुँ। बैड में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शैली एकदम सबसे ऊपर जो 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 वो शैली अचीव कर सकती थी, उसके टॉप पे वो इस किताब में वहाँ रही। और क्रिक पांडा के बारे में मैं कह ही चुका हूँ कि उसने एक अलग दुनिया में मुझे वो हुँ, लेके हुँ। गई। इसी के साथ जोड़ के अगर मैं पूछूँ, प्रोसेस पूछना तो मुझे लगता है कि बड़ा पर्सनल सवाल हो जाएगा, लेकिन मैं उसे इस तरह से पूछता हूँ कि क्या जब आप कहानी लिखने बैठते हैं, तो आप उसका अंत पहले से जानते हैं या वो एक फ्लो में आपको आपको मिलता जाता है? ये ना जैसे प्रोसेस का है तो एक किताब से ये डिफाइन करना मुश्किल है। जैसे एक किताब आई, उसके पहले मैं आर्टिकल्स खूब लिखता था, है ना? खूब जल्दी-जल्दी लिखता था, मैं बहुत तेज़ लिखता था और ओपिनियंस भी लिख लेता था, फिर कहानियाँ भी लिखी तो अच्छी स्पीड में लिखी। पिछले 1 साल में जो पैंडेमिक के बाद का ये साल गुज़रा है, पिछले मार्च से लेकर अभी तक का फरवरी ये जो चल रहा है 1 साल हो गया। इसमें मेरे खुद के कई मानक बने और बिगड़े, टूट भी गए। जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि मैं तो बहुत तेज़ लिखता हूँ, मैं उपन्यास लिख लूँगा। मैंने लिखा भी एक, अप्रैल में उसे पूरा कर लिया। फिर मई-जून के बाद मैंने दूसरा लिखना शुरू किया, उसका भी एक ड्राफ्ट पूरा किया। फिर अक्टूबर में लिखना शुरू किया, उसका भी एक ड्राफ्ट पूरा किया। बट इन लिखते-लिखते मुझे वो तीनों ड्राफ्ट बहुत बेकार लगे, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगे और मतलब तीनों मैंने एक तरह से छोड़ दिया कि अब देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उन तीनों में से एक चुना, उस पे धीरे-धीरे काम कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा काम करने का तरीका था, सोचने का तरीका था, जो भी मैंने अपने लिए मानक तय किए थे या जो सोचा था कि मैं ऐसे लिख लूँगा, ये एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं। मैं रात को बैठता हूँ तो ऐसे सोचता हूँ, दिन में बैठता हूँ तो ऐसे सोचता हूँ। या फिर ये कि मैं लिखने बैठूँगा तो लिख ही लूँगा। तो ये सारी चीज़ें टूट गई। जो पहली किताब में जो भी मेरा प्रोसेस बना था, वो एकदम बुरी तरह से टूट गया और मतलब फिर से मुझे चीज़ें गैदर करनी पड़ रही हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब ये एक तो एक्सपीरियंस की चीज़ है और दूसरी चीज़ है एक्सप्लोर करने की चीज़ है कि आप कोई फिक्स वो बता नहीं सकते कि कैसे होती हैं चीज़ें। आप ट्राई करते रहते हैं। अगर सिर्फ़ पहली किताब के बारे में बात करें तो इस किताब में मुझे फिर ये है कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया क्लिक किया कि जैसे जवान जो कहानी है उसका आइडिया आया या क्रिक पांडा का ही आइडिया आया। तो क्रिक पांडा का एक आइडिया आया था मुझे अक्टूबर में 2017 या 18 2017 में शायद अक्टूबर में आया आइडिया, 17 नहीं 18 में और मैंने उसके 2 पेज लिख लिए, 2-3 पेज। फिर मेरा मन हट गया, मैं भूल गया। फिर 2-3 महीने बाद फिर मुझे अचानक ख़्याल आया और फिर मैंने उसे लिखना शुरू किया। कुछ चीज़ें रिवाइज़ की और फिर उसे पूरा कर लिया। गांधी वाला था वो एक सिटिंग में लिख लिया। तो मतलब उस समय लगता था कि जो चीज़ आ रही है दिमाग में तो आ गई और ये बहुत ईज़ी है। उस समय के हिसाब से ये किताब पूरी हो गई। बट वही प्रोसेस मेरी नई किताबों में काम नहीं कर रहा है। तो इसका टाइमलाइन क्या होगा? पहली कहानी कब लिखी आपने और आखिरी कब लिखी? इस नहीं इसमें जो कहानियाँ हैं 13 कहानियाँ हैं ना तो कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखी हैं। वो कभी कोई लिखी, कभी कोई लिखी, जी, कभी जी, जी। कोई नहीं, लिखी। आपने इन सब में से जो हुँ। भी पहली कहानी लिखी होगी, वो सबसे पहले कब 2016-17 कब आई नहीं, होगी? इनमें से जो सबसे पहली कहानी थी वो 2016 में आई थी, मर्द सबसे पहली कहानी है
और 2017 में दूसरी थी वो आपकी माफी। बीच में और भी कहानियां लिखी थी जिनको हमने इंक्लूड नहीं किया है इसमें। जी। मतलब ना टोटल 30 कहानियां थी जिसमें से 13 को इसमें लाए। और मतलब ये 14 था कि कहानियां बेस्ट, हाँ हाँ 14 कहानियां। अच्छा हैं। एक ठीक है हाँ। निदा फाजली जी का शेर है कि हर एक हम्म आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई हम्म, बार देखना। तो बिल्कुल आपकी ये सही बात है। किताब, जी, तो हम्म 14 कहानियाँ पढ़ के मुझे लगता है कि 5-6 ऋषभ तो मैंने देखे। लेकिन हम्म उसमें साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि हर कहानी का, बिना कोई स्पॉइलर देते हुए, विषय वस्तु अलग है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये एक कॉन्शियस चॉइस से इतने सारे विषय निकल के आए कि हाँ, ये वैरायटी रहनी चाहिए? या फिर ये एक आप किताब ही ऐसी चाहते थे जो सामाजिक कंसर्न, आपका आपका सामाजिक सरोकार जो है वो इसमें दिखे? या फिर मैं पूछूँगा कि विषय बड़ा है या कहानी बड़ी है इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में? मैं ये तो पहले पहले सवालों का जवाब देता हूँ कि मतलब कॉन्शियस चॉइस था या ऐसे ही आ गया। तो कॉन्शियस तो नहीं था, चीजें आती गई और फिर मैं लिखता गया। बट उसके पीछे ये है कि मैं चीजें खूब पढ़ता हूँ, खूब किताबें पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। तो और मुझे इंटरेस्ट खूब है। मतलब ऐसा कोई बिल्कुल मतलब इस मामले में अनट्रेंड आदमी हूँ ना, लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, कोई मैंने पीएचडी नहीं की है। तो अनट्रेंड आदमी कुछ भी करता है और हर चीज में खुद को मास्टर समझता है, भले आपको आए ना आए। तो हर चीज पढ़ना, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी मिल गई वो भी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हो, तो इंटरेस्ट मुझे खूब है। और धीरे धीरे मुझे ये चीज भी रियलाइज हुई कि इसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छा हुँ, सोशियोलॉजी पे मेरी कोई डिग्री नहीं है लेकिन मैंने खूब किताबें पढ़ी हैं। और मैं आराम से एडवाइस दे लेता हूँ, जो मास्टर्स कर रहे हैं जो लड़के कभी कभी डिस्कस करते हैं तो चीजें मुझे पता है। तो हुँ, ये बड़ी एक फ्रीडम है ना, अगर आप डिग्री परसू नहीं कर रहे हो, सिर्फ किताबें पढ़ रहे हो, तो बहुत बड़ी फ्रीडम है। आपको एग्जाम नहीं देना है, नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है और मेन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर चीजें होने लगती हैं। तो इसीलिए बताया ना कि 30-35 कहानियां थी, इनमें से हमने 13 वो सेलेक्ट की, 14। तो उसमें से कई कहानियां थी कि सिमिलर भी हो सकती थी विषयों पर, इसलिए उनको हटा दिया। जी। और आखिरी आपने क्या पूछा था सवाल कि यही है कि विषय बड़ा है या कहानी बड़ी है इस हम्म कॉन्टेक्स्ट में? किताब के कॉन्टेक्स्ट में भी कहें तो कहानी बड़ी है। विषय तो कुछ भी हो सकता है, विषय का कोई वो है नहीं। मतलब आप प्रीच करने के लिए नहीं लिख रहे हो और नहीं मतलब ऐसा उद्देश्य होगा कि आपको टारगेट करके आपको हिट करना है किसी को कि उसके दिल पे चोट लगे, कोई उसका मतलब नहीं है। अगर कहानी अच्छी है तो अपने आप दिल पे चोट लग जाएगी। जो मैं बता रहा था, काशी का गुंडा जो कहानी है, बचपन में कब की पढ़ी हुई है ना। वो प्रेम कहानी है, गुंडा है और रानी से उसे प्रेम है। तो हुँ, उस कहानी में ऐसा कुछ हिट करने वाला नहीं है, लेकिन इमोशनल जो चीजें हैं, सामाजिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट उसका इतना अच्छा है। मुझे बहुत उस समय बहुत अच्छी लगी थी। तो वो चीज याद रहती है आपको। उसने कहा था, वो जो कहानी जिसका जिक्र किया है ना, ये पूस की रात। उसकी। मैंने कभी पूस की रात में किसान नहीं रहा हूँ और नहीं मैंने खेती की है, लेकिन बहुत ज्यादा अटैच्ड कहानी है, पढ़ते पढ़ते रोने लगोगे, जी, जी, है जी। ना। तो वो कहानी ही बड़ी होती है, विषय से लेना देना नहीं है, सारी कहानियां अलग अलग हैं। जी। तो अब हाँ, इसमें एक और चीज जोड़ूंगा कि सिर्फ विषय की बात हो तो अखबारों के आर्टिकल कोई ऐसा थोड़ी वो कम इम्पैक्टफुल है, वो तो और ब्रूटैलिटी से बताते हैं कि ये हुआ, करेक्ट, पैर टूट गया, हाथ कट गया जी। करेक्ट। तो अब एक पीरियड का पहला दिन या मर्द जिस स्टेट ऑफ माइंड से आती है, ज़ाहिर है कि हम्म, अ, एक गैंगरेप वाली मैया या क्रिक पांडा उस स्टेट ऑफ माइंड से नहीं आ सकती है। तो यहाँ मैं जब ये सोचता हूँ और अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल। भी सोचता हूँ कि जब मैं लिखता हूँ, तो कहानी का जो बीज है, वो कहाँ है? उसका ट्रिगर कहाँ है? और वो स्टेट ऑफ माइंड का अंतर कहानी पे कैसा असर करता है? क्या एक अकुलाहट, एक बेचैनी उस कहानी को बेबस दिखा देती है या वो अपना पर्पस अचीव कर पाती है या नहीं? ये सब सवाल हैं। इसके बारे में बात करें। हाँ मतलब इसमें है कि कोई चीज आपको ना ट्रिगर करती है कि आपको ये चीज लिखनी चाहिए। जैसे कि गैंगरेप वाली कहानी है, तो मुझे याद है कि एक
मध्य प्रदेश में गैंग रेप हुआ था, है ना? मध्य प्रदेश में गैंग रेप हुआ, उस लड़की के साथ 4-5 लोगों ने किया और उसे एक पेड़ में बांध दिया और बांध के फिर वो गए सिगरेट लाने के लिए, ब्रेक लेके। उस बीच में कुछ गाँव वालों ने देखा, तो उन्होंने बचाया नहीं, उन्होंने भी आगे गैंग रेप किया। तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब ट्रिगर कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो सोचने वाली चीज़ है कि इतना मतलब एक जेनेटिक म्यूटेशन है या शुरू से हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि अगर कोई लड़की जैसे बंधी हुई है, उसका गैंग रेप हो चुका है, 4 लोग आते हैं, फिर वो भी कर देते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको फिर वो चीज़ें आई हैं, उसके भी कुछ एलिमेंट हैं कहानी में, सिगरेट वगैरह का जो ज़िक्र है उसमें, जी, तो वहीं से वो चीज़ें हैं। तो ट्रिगर आप कहीं से होते हैं, फिर आप इमेजिन करते हैं। बिना इमेजिनेशन के तो कहानी लिखना कोई पर्पज़ नहीं है। जी। तो कहीं-कहीं से होते रहते हैं। पीरियड्स वाला है तो पीरियड्स का है कि आप बहुत बार मतलब आजकल डिस्कशन में वो शब्द आ रहा है जो कि 6-7 साल पहले मुझे याद है कि हम लोग शर्मा के भागते थे कहीं पीरियड सुनते थे तो। हमारे साथ में लड़कियों ने पढ़ाई की या फिर कलीग्स के साथ तो कभी डिस्कस नहीं करते थे। अब ऐसा मेंशन आते ही आप बिल्कुल इनोसेंट बन जाते थे कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ या प्रिटेंड करते थे कि मैंने सुना ही नहीं। बट अभी पिछले 5-6 साल में इतना ज़्यादा चेंज आया है ना कि अ, जैसे यंगस्टर्स हैं अगर 15-16 साल के हैं, 17 साल के, ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हो गई चीज़ें। आप जानते हैं कि हाँ भाई एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है और होता है ऐसा। तो राइट। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो कहानी भी उसी हिसाब से आई है। कहानी में भी बिल्कुल नॉर्मलाइज़ चीज़ें हैं, कोई इसको लेके टैबू नहीं है और नहीं कोई बहुत ज़्यादा इसको रिवॉल्यूशनरी बताने की कोशिश की गई है। और जैसा कि मैं कह ही जी। चुका हूँ कि उसमें कोई आप हुँ, कह चुके हैं कि क्लाइमैक्स की कोई कोई लालसा नहीं शायद रही होगी, इसलिए वो बड़ी जी। एक सरल और हुँ। अच्छी कहानी बन के आती है। अब हाँ, उसमें था कि बहुत सी लड़कियों ने मैसेज किए थे कि ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है पीरियड्स को लेकर। मतलब इसको कोई बहुत वोकिज़्म नहीं है इसमें कि आप बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहे हो, है ना? मेन चीज़ है इसमें कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो, जो इस चीज़ को समझता हो। इसमें बस समझना ही हाँ, इम्पोर्टेंट ऐसा है, भी नहीं जो है कि वो जिसको राम बन पीरियड आ गया, रहा वो है भगवान वही बन गया। झेलेगा। जी, हाँ, उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो चिढ़ भी रहा है, लेकिन उसपे वो काबू कर रहा है, जो कि आपको रियल लाइफ में वही करना पड़ेगा। आप चिढ़ पड़ेगा। होगी, बिल्कुल होगी, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं तो बिल्कुल चिल्ड हूँ, राइट, लेकिन राइट, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद है, बिल्कुल और शायद वो आपके जीवन से ही सीधा-सीधा जो मुरली का कैरेक्टर है। जी, नहीं, ये तो नहीं कहूँगा, कई लोगों के जीवन से है और कई लोगों की बातें सुनी हैं, कई लोगों के हस्बैंड्स का की बातें सुनी हैं कि कैसे लोग डील करते हैं हुँ, और मतलब ऐसा होता है ना कि जो कहानी है एक अगर सोशियोलॉजी का टर्म में बोले तो एक सोशल एक सिस्टम है ये ना, एक रिप्रेजेंटेटिव वो है। ये कहानी के छोटे-छोटे एलिमेंट सबके सबके जीवन से आए हुए हैं। जैसे कि जी, अगर आप दीवार फ़िल्म में देखेंगे तो जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है, जो गैंगस्टर बनता है और तो रियल लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली वो कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा कहीं, हुँ, है हुँ, ना? उस कैरेक्टर के छोटे-छोटे हिस्से सबके सबके जीवन से लिए गए होंगे। हुँ, तो वही इस चीज़ में भी है। अब एग्ज़ैक्टली कोई मुरली की तरह का लड़का होगा, नहीं होगा, हमें नहीं पता। बट कहीं न कहीं लोगों ने किसी पॉइंट पे एक तरीके से रिएक्ट किया, किसी पॉइंट पे कहानी के बाकी हिस्से की तरह रिएक्ट किया। वो चीज़ है इसमें। जी। अब अगर हम उसी बात पे आएँ जो आप भी कह रहे थे कि मैजिक रियलिज़्म है, एक रियलिज़्म है। रियलिज़्म में हम हुँ। तमाम जो कहानी है, फिर नई कहानी है जिसमें निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी ये तमाम नाम हम ले सकते हैं, कमलेश्वर हालाँकि वगैरह। अब वो काफ़ी पुरानी हो गई, 50-60 साल पहले की नहीं, कहानी है। जिसको उस समय का नई एक कहानी नई हिंदी कहानी कहा हाँ, जा रहा था और फिर एक अब ये है, नई वाली हिंदी, बिल्कुल। जिसमें आप इसके इसके पहले भी आया था ना 90s में भी तो नई हिंदी एक बार फिर से आई थी। जी, हाँ, तो जिसमें 2-3 बार हो चुका है नई हिंदी। हम फिर एक लोगों को बेनिफिट मिला है सोशल मीडिया का, इसपे मतलब प्रचार हाँ, हो गया। बेशक, हाँ, बेशक। तो एक ये मैजिक बिल्कुल रियलिज़्म है। मार्केटिंग टूल है। हुँ, जी, ये मार्केटिंग बिल्कुल टूल। मार्केटिंग टूल है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे हो कि तरीका है, लैंग्वेज है, कहानी है, नए एलिमेंट्स हैं, बट इट्स प्योरली मार्केटिंग टूल है। ऐसा नहीं कि भाषा का कोई एकाधिकार खत्म हो रहा है या नया अधिकार हो रहा है। भाषा को विजिट नहीं कर सकते हो ना, कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है।
एक आइडेंटिटी की बात है, नई हिंदी यानी नए लड़के, नई बातें, नए टॉपिक्स। तो जैसे ये मियाँ आपने खलीफा बात का की जो जो इसी में ज़िक्र से एक किया। सवाल ये हुँ। निकलता है कि क्या ये राइटर खुद कह रहा है कि मेरी नई वाली हिंदी है या ये पब्लिशर का एक तमगा है उसपे? नहीं, पब्लिशर से ज़्यादा ये पाठकों का है। मेरे ख्याल से पाठकों ने कहना शुरू किया था और फिर पब्लिशर्स ने इसे अपना लिया। ठीक है। पब्लिशर खुद थोड़ी क्लेम करेगा कि हम नई हिंदी दे रहे हैं, पाठकों ने कहना शुरू किया कि नई हिंदी है। जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि मियाँ खलीफा वाला है कि लोगों के जीवन में आ चुका है ना। अगर आप जी, इस चीज़ को आधार बनाकर कहानी लिखेंगे, तो नई हिंदी ही कहेंगे, नई कहानी कहेंगे, जो उनकी बातें, ट्वीट जी, को आप ट्वीट ही लिखेंगे हिंदी में, है ना? जी, जी, अब जी। कुछ इसके लिए आप हिंदी शब्द नहीं बनाएँगे, तो वही नई हिंदी है। आज में हिंदी अच्छा हाँ, एक भाषी एक चीज़ है सहज, जी, इसमें बताऊँगी, जैसे प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया ना, तो अपने समय पे वो भी नई हिंदी थी। उसमें हिंदी-उर्दू शब्दों का मिक्स था, बहुत ही अच्छा, वो लैंग्वेज बहुत अच्छी। बचपन में बड़ा दुखी हो जाता था कि मैं तो ऐसा कभी लिख नहीं सकता, मुझे तो उर्दू आती नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब इतना पढ़ने में अच्छा लगता था। हुँ, हुँ, फिर बाद में आप देखेंगे कृष्ण बलदेव वैद की उनकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, हुँ, और फिर जयशंकर प्रसाद की थी शुद्ध हिंदी में, है ना? तो वो चीज़ें हैं, हर वक़्त पे वो डिफाइन होते रहता है। अभी कोई राइट। नया लड़का आएगा और बिल्कुल ही नए तरीके से लिख देगा। 20-22 साल का लड़का, जिसके वो मान लो कि आप अलग एक्सपीरियंसेस है ना, 20-22 साल के लड़कों की, मतलब वो ऐप्स की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी मैं मिलता हूँ, कुछ ऐसे ऐप्स बताते हैं जो मैंने सोचा भी नहीं है, नहीं कभी मुझे पता भी नहीं है। तो उनको आधार बना के अगर वो कहानी लिखते हैं, तो बिल्कुल ही नई कहानी होगी, तो उसका नई हिंदी कहें या जो भी कहें। जी। तो ये हिंदी भाषी समाज में और हिंदी हुँ। गल्प में अंग्रेजी का क्या स्थान आप पाते हैं? अंग्रेजी का मतलब किस मामले में? लिटरेचर के मामले में या शब्दों के मामले में या नहीं, प्रभाव के लिटरेचर नहीं, मामले में? शब्दों शब्दों के भाषा के मामले में कि अब हिंदी में आ तो गई है, हम और आप भी बात कर रहे हैं तो आधे शब्द अंग्रेजी हाँ, के हाँ, इस्तेमाल हाँ। करेंगे। तो इससे तो कोई नाराज़गी भी आप आपकी तरफ से तो मुझे नहीं दिखती है। लेकिन कुछ प्योरिस्ट रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे जो कहेंगे कि नहीं भई, ये नहीं, आपको इंट्रोस्पेक्शन नहीं कहना चाहिए आपको। मुझे तो शब्द भी नहीं पता हिंदी में क्या होगा इंट्रोस्पेक्शन के लिए। तो वो हुँ, आप बताइए? हाँ, ये मतलब ये शुद्धतावादी रवैया है ना, ये बहुत कुंठित कर देता है। मतलब ये आप इसको आसानी से, कोई भी एनालिस्ट होगा सोसाइटी का या लैंग्वेज का, तो ईज़िली वो कह देगा कि ये जातिवादी रवैया है। मतलब शुद्ध चीज़ें मुझे चाहिए। जैसे होता है ना कि ये इस चीज़ का पूजा करने का विधान यही है, कपड़े पहनने का विधान यही है। मतलब जो अपर कास्ट या डोमिनेंट कास्ट कह रहा है वही विधान है। जो हुँ, लोअर कास्ट है, जिसका जो तरीका है जीने का या घर के कॉम्बिनेशन का, जैसे कि मैं अपनी तरफ देखता था बचपन में, हम बड़े हुए, घर का कलर सफ़ेद ही होना चाहिए, ऑफ हुँ, व्हाइट होना चाहिए, क्रीम कलर का होना चाहिए। और लोग हँसते थे कि अगर किसी ने अपने कलर में लाल, पीले, हरे करा लिए घर में, तो लोग कहते थे कि हरिजनों की तरह इसने कलर कराया है। उसको हुँ, नीची निगाह से लोग देखते थे। फिर मैं गोवा गया, पौंडीचेरी गया, कई जगहों पे गया, तो जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी या पोर्चुगीज़ थी, उनमें कलर का ही इम्पोर्टेंस था। लाल, पीला, हरा, इतने सुंदर-सुंदर घर थे। तो आपने अपने हिसाब से बना दिया कि व्हाइट रहेगा तो ही वो अच्छा माना जाएगा और वो रहेगा तो वो अच्छा नहीं है। फिर आप वहाँ जाते हो तो उन बिल्डिंग के पास खड़े होके फ़ोटो खिंचवा के लाते हो। फिर आप राइट। सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये गड़बड़ है। दूसरी चीज़ है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्यों कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। अभी मैं कुछ दिनों पहले तमिलनाडु गया था, तो मुझे बड़ी शर्म भी आ रही थी कि हमें तमिल भाषा का कुछ आता ही नहीं है। तो गूगल पे मैंने 15-20 उनके वाक्य सीखे कि क्या-क्या उनसे मैं बोल सकता हूँ, और लोगों से बोल रहा था तो खूब खुश हो रहे थे और अच्छे से जवाब दे रहे थे। तो अच्छी इंग्लिश भी आप नहीं बोल सकते वहाँ पे, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगी। तो आप हुँ, हुँ, रिलेवेंट वर्ड्स बोलते थे, प्लेस, गो, फिर वो बताएगा विल ड्राइव, तो ऐसे करके करते थे। तो जो इंग्लिश है वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन गई है। क्यों? क्योंकि वो हर भाषा की के शब्दों को इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई प्रतिबंध है इंग्लिश में कि आप सभी, इन्होंने ऑक्सफोर्ड में वो शामिल करते रहते हैं। गुंडा उनके यहाँ कब से चला रहा है, राजा, नवाब, सब तमाम सिपाही। तो हिंदी में वो शुद्धतावादी रवैया होने के चलते एक हमें क्या घाटा हुआ। हाँ, जो प्रेमचंद की भाषा का मैं ज़िक्र कर रहा था, जो हिंदुस्तानी भाषा है ना, हिंदी-उर्दू शब्दों का मिक्स है। हुँ, 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 इतनी ग्रेट भाषा है और शुद्धतावादी रवैये के चलते वो सारे शब्द बाहर हो गए। मतलब शुद्ध हिंदी में।
अगर हिंदी में भी शब्द अच्छे हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी आप बोलेंगे तो आप शायद कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है। तो जबरदस्ती बनाए हैं ना, पढ़ा हुआ कि रेल को हिंदी में ये कहते हैं, बैट को हिंदी में वो कहते हैं, लोपथगामिनी, इस तरह के अननेसेसरी मतलब टोटली इर्रेलेवेंट चीजें आप लेके आते हैं हिंदी के नाम पे, और जो कि मजाक का पात्र बनते हैं। उससे बेटर है कि आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को इस्तेमाल करें ना, जैसे कि जो शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि हरियाणवी, राजस्थानी, बिहार हुँ, के अलग अलग हिस्सों में, यूपी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तो सारे शब्दों को ले आएंगे तो आपकी कितनी रिच भाषा भाषा बनेगी। जी, जी। उसी तरह से इंग्लिश के शब्दों को भी लाएं, आप जितना इंक्लूड कर सकते हो उतना इंक्लूड करें। मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होंगे कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, आप सिमटते जाएंगे। तो एक भाषा अपने मूल रूप में ना पितृसत्तात्मक भी होती है, जातिवादी भी होती है, धर्म को लेके भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो जातिवादी होते ही हैं शब्द ही। तो आप करेक्ट। इवॉल्व कैसे करेंगे जब तक आप वही भाषा बोलते रहेंगे, तो इवॉल्व नहीं करेंगे, जी। है ना। तो वापस अगर उस सवाल पे आएँ कि रियलिज़्म और मैजिक रियलिज़्म का जितना भी ये हम्म या जॉनरा का एक जो बोलबाला है, हम्म उसमें आप खुद को आपकी कुछ कहानियाँ हैं जिसमें मतलब कि गैंगरेब वाली मैया में कुछ जादू बाद में दिखता है, हम्म छठ में दिखता है, गांधी में एक कह सकते हैं कि एक जादू हो रहा है और पता नहीं चल रहा है कि रियलिटी कितनी है और फ़िक्शन या हम्म जादू कहाँ आ गया। माफ़ी पूरी इसी चीज़ को आधार बना के चल रही है। जी। तो क्या ये एक टूल की तरह इस्तेमाल हुआ या फिर ये फ्लो में आया या ये आपके इन्फ्लुएंसेस का जैसे कि आपने लिखा भी है कि आप काफ़्का को बहुत पढ़ते रहे हैं और हाँ मार्केज़ को से आप इन्फ्लुएंस्ड है। तो फिर क्या ये उस इन्फ्लुएंस से अपने आप आ गया या फिर आपको अगर अगर ये टूल है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर ये टूल है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? अ, मैं अगर पहले पहले वाले सवालों के बारे में बात करें तो ये चीजें हैं इन्फ्लुएंस से आती हैं। और मतलब जैसे मैंने सलमान रुश्दी की किताबें पढ़ी थी, मुझे वो राइटर बड़ा पसंद है। मतलब किताबें, दो किताबें तो बहुत अच्छी हैं, बल्कि तीन वो पढ़नी ही चाहिए, बहुत अच्छी हैं किताबें। और मतलब उनका बहुत ज्यादा अधिकार है उस पर। ये शुरुआत हालांकि मैजिकल रियलिज्म की 50s से हो गई थी, बहुत सारे राइटर्स ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन सलमान रुश्दी ने उसको यहाँ से मतलब बिल्कुल यहाँ पहुंचा दिया। तो वो जो चीज है ना, आपको एक फ्रीडम देती है लिखने की। जैसे कि हमारे मिथकों में, मैथोलॉजी में जो तरीका है ना चीजें बताने का, कि दो लोगों के बीच संवाद हो रहा है किसी चीज पे, फिर वो तीसरे की बात करने लगते हैं, हुँ, फिर उसमें दो और लोग आ जाते हैं, है ना। फिर वहां से करते करते आप किसी और युग में पहुंच जाते हो और सारी बातें कह देते हो, है ना। या फिर पंचतंत्र की कहानियों में वो कहानियां खत्म ही नहीं होती हैं। हुँ, तो उसको मैजिकल रियलिज्म कहा नहीं गया, बट समहाउ मतलब कॉन्सेप्ट आपका जुड़ा हुआ है। पूरी हमारी मैथोलॉजी मैजिकल रियलिज्म पे ही है। एक आदमी यहाँ भी पैदा हो रहा है, एक आदमी वहां भी पैदा हो रहा है, सेम आदमी यहाँ भी पैदा हो रहा है ना। तो वो जो चीज है कि एक ना इतना अट्रैक्टिव ये चीज है कि मतलब आप उसमें कोई भी ऐसा अगर टूल की तरह इस्तेमाल करें, कोई ऐसी चीज है जिसको कि आप डायरेक्ट नहीं कहना चाहते हैं और आप इम्पैक्ट उसका ज्यादा डालना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से कह सकते हैं। हुँ, और जैसे अपने यहाँ विनोद कुमार शुक्ल की किताबों में मिला है मैजिकल रियलिज्म। बिल्कुल। और अगर आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें या फिर हर चीज में लेके आए तो बोरिंग भी हो जाता है। मतलब वो पता होना चाहिए कि कहाँ डालना है और कहाँ नहीं डालना हुँ। है। फिर अगर बात करें कि अपने अपने असर की इसमें इसमें एक और चीज का जिक्र करूंगा कि जैसे जो मर्द कहानी है ना, जी, तो ये कहानी थी तो एक इटली के राइटर थे इटालियन कैल्विनो। उनकी किताबें, उनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने मतलब उनसे तो इंस्पायर्ड है ये कहानी, मतलब उस तरीके से, स्टाइल से अगर कहूँ तो, ओके। कि इटेलो कैल्विनो ने मतलब वो उनके ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो वो भी ऐसा ही कि कहानियां कहीं से शुरू होती हैं कहीं खत्म हो जाती हैं, कोई परमानेंट वो नहीं है कि आपको एकदम लीनियर ले जाना है ना। तो है चीजें ये बिल्कुल। जब मैं कहानी लिखता हूँ और कविता हम्म लिखता हूँ, तो मैं उसको बहुत समय तक सहेज के रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम्म कि उसका जादू खत्म हो जाता है, जैसे ही मैंने कहीं उसे शाया किया, किसी को पढ़ाया और फिर एक बात आती है कि जहाँ कहानी अब कोई ऐसी बात कर रही है जो बड़ी ज़रूरी है, जो चाहिए मुझे लगता है कि मेरे अलावा शायद ये बात किसी ने की नहीं
या की है तो वो पहुँची नहीं। तो उसका असर मैं चाहता हूँ कि ये कहानी मैं ऐसी कह दूँ कि इसका कोई इम्पैक्ट हो, कुछ बदल जाए। लेकिन इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स मैं कुछ भी बदलता हुआ नहीं देखता हूँ। तो हिंदी गल्प का या आप अपनी पर्सनल कहानियों का असर कहाँ तक देख पाते हैं और कहाँ तक बेबस महसूस करते हैं? नहीं, मैंने इस चीज़ से खुद को फ्री रखा है। मैं इस चीज़ में यकीन नहीं करता कि आप कहानियाँ लिखकर या किताबें लिखकर मतलब सॉल्यूशन देंगे। तो ये चीज़ें हैं कि बस आप अपना काम कर देते हैं और अब आपके फेट पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, लोगों पर कैसे लेते हैं। आप नहीं जानते हैं कि क्या होगा आगे। जैसे कि अभी ऑस्कर मिला था ना एक मूवी को जो हिटलर जल्लीकट्टू। के उस पे बनी थी, क्या नाम था एक लड़के का, क्या नाम था? नहीं, मैं जल्लीकट्टू से कन्फ्यूज़ कर रहा था। किस पे एक बनी थी? जोजो रैबिट, जोजो रैबिट, जोजो जी। रैबिट, जोजो रैबिट, हिटलर हिटलर हाँ, जी, जोजो जी। रैबिट। तो एक नॉवेल पर वो बनी थी। 10-12 साल पहले एक नॉवेल आई थी, वो आगे चली गई थी किताब। किसी ने उस पे ध्यान नहीं दिया। बट ये जब मूवी बनी, डायरेक्टर ने कभी पढ़ा था, किसी ने उसे रिकमेंड किया था, पढ़ा, सोचा और फिर बहुत सुंदर मूवी बनाई है। तो फिर वो किताब बहुत ज़्यादा बिकने लगी, लोगों को रियलाइज़ हुआ, ये तो बहुत अच्छी किताब है। जी, तो आप नहीं जानते हो, है ना? जो एक बहुत फेमस राइटर हैं, क्या नाम है उनका? बुकोस्की, चार्ल्स बुकोस्की, जी। है ना? उनके कोट्स लोग अपने घरों में वो चिपका के रखते हैं कि जब फूट के निकले तो भी लिखो, ऐसा करके। तो उसमें था कि उनके एक पसंदीदा राइटर थे। उनके आस्क द डस्ट नाम की एक किताब है, वो उन्होंने लिखा था राइटर ने, राइटर का नाम मैं भूल गया। तो उन उन जो राइटर थे, उनको सिर्फ बुकोस्की ने ही याद किया और किसी ने याद नहीं किया। अच्छा। उन्होंने उनको थोड़ा बहुत पॉपुलराइज़ कराया। फिर मैंने वो किताब जॉन फोंटा या कुछ नाम है उनका, जॉन फोंटे। तो उन्होंने वो किताब पढ़ी, पॉपुलराइज़ कराया, फिर उन्हीं के माध्यम से मैंने पढ़ा, उनका लिखा हुआ देख के। किताब तो अच्छी है, बट आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, है ना? हुँ। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उसी तरह से बहुत सारे राइटर हैं, आप नहीं जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और कभी हो सकता है कि आप पढ़ें तो आपको लगे कि लाइफ चेंज हो रही है। मोमेंटरी तो लगता है कि चेंज हो रही है, भले चेंज होना हो। तो इस चीज़ पे मैं यकीन नहीं करता। ये बिल्कुल उस पे डिपेंड करता है कि किस्मत किस्मत है। मैं इस चीज़ को यही मानूँगा कि अ, हो सकता है कि उस समय सोसाइटी के बयार कुछ और हो, है ना? और आपने कहानी लिखी, किताब लिखी, उसको कोई 2 कौड़ी का भाव ना दे। फिर 20 साल बाद, 30 साल बाद सोसाइटी बदले, अचानक लोगों को याद है कि अरे फलाने ने तो ऐसा लिखा था, है ना? या फिर कभी वो आए ही नहीं, कोई याद ही ना करे कि अरे 1984 अभी के दौर में, या फिर एल्डर सक्सेले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड पिछले 3-4 साल में खूब बिकी है, खूब बिकी है। 25-30 साल, 40 साल से उसका कोई मार्केट नहीं था, लोग नहीं खरीदते थे। और जब से पूरी दुनिया में कई जगह डिक्टेटरशिप का उदय हुआ, उसके बाद लोगों ने खूब पढ़ना शुरू किया है ना? एक टाइम पे इनकी आइलैंड की थी फाउंटेन हेड और एटलस शब्द हर जगह खूब बिकती थी, लोग खूब पढ़ते थे। जी। ना अभी उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है क्योंकि उनमें वही वाली चीज़ है, प्यूरिटन वाला चीज़ है, इंडिविजुअलिटी, कैपिटलिज्म पर फोकस अजीब-सा है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, तभी लोग डिस्कार्ड भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप नहीं जानते हैं कि कब चीज़ें बदलेंगी, कब क्या अच्छा हो जाएगा, कब क्या बुरा हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं है। किस्मत में आप यकीन करते हैं। हाँ, कि सोसाइटी पर आप वो नहीं कर सकते ना, प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि आपके तुम्हें यही किताब पढ़नी है ना? रामचरितमानस इतने साल बाद भी रिलेवेंट है, अपने तमाम प्रॉब्लम्स और उसके बावजूद अभी भी रिलेवेंट है, लोग पढ़ रहे हैं। जो ओरिजिनल है वाल्मीकि रामायण, जिसकी कहानी बिल्कुल ही अलग जी, है ना? बिल्कुल ही अलग है। रामचरितमानस से बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत अलग है, जो कॉन्सेप्ट है। मैं तो बहुत रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि पढ़ो एक बार वाल्मीकि रामायण। ये लोग नहीं पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ने में ईज़ी है, याद भी हो जाती है और है ना? तो वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल है, मतलब ऐसा है कि वाल्मीकि रामायण ने जो राम का डिस्क्रिप्शन किया है, कि अगर आज वाल्मीकि होते तो पिट जाते हैं। अच्छा। तो कि तुमने हमारे राम के बारे में ऐसा क्यों लिखा? जो ओरिजिनल क्रिएटर है, समझ रहे हैं? तो सोसाइटी जब बदल जाती है बिल्कुल, और तुलसीदास जी का इनका पॉपुलर है रामचरितमानस। रामायण का मतलब ही है रामचरितमानस, जी,
है ना? तो आप नहीं जानते हो सकता है कि लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया वाल्मीकि रामायण, तो फिर उस पे आप आ जाओगे कि भगवान में मानते हैं आप? हाँ, मैं तो मानता हूँ भगवान को। हम लोग बहुत छोटी जगहों से हैं, अगर ट्रेन भी डिले हो जाती है तो फिर चलने लगता है कि भगवान जल्दी भेज दो। ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी जी। सवाल है अब कि आजकल बहुत एक टाइटल बहुत सारी चीज़ों को दे दिया जाता है कि ये वॉयरिस्ट है। जो बहुत सारी बुलबुल में एक फ़िल्म आई थी, उसमें 1 मिनट का सीन है। पाताल लोक में एक रेप का सीन है। तो उसी तरह से इस हुँ। किताब में एक कहानी है कि जिसको वॉयरिस्ट कहा जा सकता है और कहा जा सकता है हुँ। कि भई इसकी ज़रूरत क्या थी? या ये डिसगस्ट क्यों पैदा किया गया? शायद आपका पर्पस असहज करना है या क्यों है? तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कहानी अगर मैं भी लिखूँ, तो उससे हासिल क्या करूँ? मैं पाठक में क्या हासिल होगा मुझे? अ, पाठक का इसका 2 पर्पज़ होता है। एक तो है कि मतलब आप उसको रियलाइज़ कराते हो कि प्रोसेस क्या है। जैसे कि ये चीज़ें हैं ना कि आप अछूते रहते हो, आप ये चीज़ें नहीं जानते हो, है ना? और आपको नहीं पता है, तो आप एकदम अवॉइड कर देते हो। हाँ, मान यहाँ कोई बुरी चीज़ होगी, आप इन उस चीज़ को महसूस नहीं करते हो, है ना? और एक ये एक माध्यम है ना, जैसे फ़िल्मों में विज़ुअल है, इसमें आप शब्दों के माध्यम से बताते हो और फिर पाठक के मन में इसकी इमेज क्रिएट होती है। तो आपको जो एक्चुअल हॉरर है ना, उसका रियलाइज़ेशन होता है। पर्पज़ तो यही रहता है ना कि आप किसी तरीके से आपके किसी भी इमोशन से कनेक्ट करें, हॉरर, डिसगस्ट, एंगर या कुछ भी कनेक्ट करे जो हमारे 50 तरह की इमोशन है, किसी से भी क्लिक करे। तो यही पर्पज़ रहता है, आपको छुपाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप अवॉइड ही कर देते हो, उससे क्या हासिल होगा? उससे और भी अगर मैं ये कुछ कहूँ हासिल नहीं कि होता है, बल्कि ऐसा हो जाता है ना कि जैसे हमारे घर में होता है कि घर की इज़्ज़त घर में बनी रहे, चाहे आप घर में कितना भी मार खा रहे हो, वायलेंस हो रहा हो, आप नहीं बताते हो, बात नहीं बताना चाहते हो। जैसा कि मरा हुआ उससे श्रवण भी कुमार का भी हासिल नहीं होता है ना। है। हुँ। हाँ, वो बहुत से लोगों ने, बहुत से लड़कों ने मैसेज किया है, मेल किया है कि ये मेरी कहानी है, मेरी कहानी है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आप कहाँ से हो? मैं पटियाला से, पंजाब। आप कहाँ से हो? पटियाला से, हाँ। तो यूपी, बिहार के लड़कों ने ज़्यादा मुझे मैसेज किए थे। मतलब वहाँ पे एक है प्रॉब्लम ये मेरे ख्याल से पैन इंडिया प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा हिंदी होने की वजह से वहाँ के लोगों ने ज़्यादा रिलेट किया होगा। तो लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है। इमोशनली सफोकेटेड बिहेवियर है लोगों का। फैमिलीज़ का है, फैमिलीज़ उन्हें मुक्त ही नहीं करती हैं। हमेशा एक प्रेशर में रहते हैं। थोड़ा-सा नेटवर्क अनस्टेबल है। लेकिन हुँ। ठीक है, मैं अगले सवाल पे जाता हूँ कि क्या एक हिंदी का लेखक आज की तारीख में अपने आप को सिर्फ़ लिखने से सस्टेन कर सकता है? अ, एक लेखक तो कर रहा है, नीलोत्पल नाम है उनका, नीलोत्पल मृणाल, आप हुँ, जानते होंगे डार्क हॉर्स, जी। अगर तो। वो लिखने से ही सस्टेन कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। डार्क हॉर्स। लिखने से, और उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है, अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, वो लिखने से सस्टेन कर रहे हैं। हालाँकि बहुत मुश्किल है ये कि लोग कर सकें, क्योंकि उतने एवेन्यूज़ क्रिएट नहीं हुए हैं जो आपको रेगुलरली पे कर सकें, है ना? और हिंदी किताबें खरीदने में लोग कंजूसी भी बहुत करते हैं, मतलब खुल के हुँ, खरीदते नहीं हैं। तो इंग्लिश के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की किताबें आती हैं, वो बिक जाती हैं ज़्यादा। हिंदी में हमारा जो रीडर बेस बहुत बड़ा है, फिर भी थोड़ा जो भी इश्यूज़ हों, लोग नहीं खरीदते हैं। तो सरकार से कह के आपका कोई योजना कैसा चलानी पड़ेगी एक्सपीरियंस कि रहा पब्लिशिंग पुस्तक से लेके क्रय मार्केटिंग तक करने का? वाली है। पब्लिशिंग का तो मेरा बड़ा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बड़े-बड़े अच्छे पब्लिशर हैं और काफ़ी क्लैरिटी है, मुझे ज़्यादा दौड़-भाग नहीं करनी पड़ी। हुँ, ज़्यादा किसी को भेजना भी नहीं पड़ा, मैं इनको भेजा, इनके संपादक को अच्छी लगी, फिर वो एग्री कर गए, फिर इन्होंने टाइम टू टाइम जो भी मतलब कोऑर्डिनेशन करना था वो हो गया। काफ़ी क्लैरिटी है इनके अंदर, क्या करना है इनको, नहीं करना है, और ट्रांसपेरेंसी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। और मार्केटिंग के लिहाज से भी अमृता हैं वहाँ मार्केटिंग में, वो भी बहुत क्लियर हैं। जी, तो अब अभी के टाइम पे ये आ गया है कि लेखक जो है उसके ऊपर काफ़ी दबाव है मार्केटिंग करने का, हाँ, आपको खुद ही करना है। जब पब्लिशर की भी गलती नहीं है, अब पाठक जब वो फ़िल्म स्टार से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, आप शाहरुख खान से रिप्लाई पा रहे हो,
आमिर खान से रिप्लाई पा रहे हो, अजय देवगन से पा रहे हो, हम्म। अब प्रधानमंत्री से पा रहे हो रिप्लाई, अब ट्वीट करते हो प्रधानमंत्री का अगर रिप्लाई आता है तो फिर लोग सोचेंगे लेखक लेखक क्यों नहीं रिप्लाई दे सकता। हम्म। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा हाइपोथेटिकल सोशल मीडिया सवाल। ने सब कुछ डिसरप्ट कर दिया है ना, नई राइट। चीजें आ गई हैं। एक हाइपोथेटिकल सवाल, हम्म, ये मेरी तरफ से आखिरी सवाल रहेगा कि अगर आपको अपनी किताब कहीं मिल जाए, आपने ना लिखी हो, उस पे मान लीजिए सहज अजीज लिखा हो, तो आपकी क्या राय आज बनेगी? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हम्म, क्योंकि आपकी जो पहले की इंटरव्यूज हैं वो उस वक्त की हैं जब किताब अभी आई थी, अभी थोड़ा समय बीत गया है। तो हम्म, अपना क्या आपका हाँ। राय रहेगी? फिर मैं उसे सहज सहज अजीज की मान लूंगा। मैं धीरे धीरे मैं उसे डिस्कनेक्ट होता जा रहा हूँ और कुछ समय में डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। जी। मतलब कि कुछ ऐसा है जो आप बदलेंगे, कुछ ऐसा है जो आप, अगर आपको मौका मिल जाए, आप कहें कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। होना चाहिए था, मैं कहूंगा मैं जोड़ सकता हूँ कई कहानियों में। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं इसको और भी चीजें ला सकता था, हम्म। तो जोड़ने का तो स्कोप है। और अगर मैं 5 साल बाद देखूं तो फिर मुझे और भी लगेगा अगर ये तो मैंने क्या कर दिया। तो वो चीजें तो होती ही रहेंगी। लेकिन इसको मैं ये जरूर। फाइनल, ये फाइनल वर्जन है मेरे खुद का ही, मेरा जो फाइनल वर्जन नहीं है तो किताब का कैसे आएगा। वाह। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 5-6 साल बाद या 10 साल बाद शायद जब हम इस किताब को देखेंगे तो ये इस समय का एक बड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट तो प्रतीकात्मक बन के रहेगी। सबसे आखिर में अगर कोई भी ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे लेकिन मैंने नहीं पूछी तो आप कह सकते हैं। नहीं, मुझे तो बड़ा ये अच्छा लग रहा है कि आप पटियाला से हो और आपने इतनी जानकारी, आपको हिंदी के बारे में आप इंटरेस्टेड हो। मतलब अमूमन हमारे जो रीडर हैं, मैंने यूपी बिहार थोड़े बहुत दिल्ली इधर का ही देखा है, और धीरे धीरे देख रहे हैं कि राजस्थान पंजाब चारों चीजें फैल रही हैं। वही मैं कह रहा था कि जितना आप इंक्लूड करो, जितने पंजाबी शब्द इंक्लूड करो, वो राजस्थानी करो, तो दायरा बढ़ेगा, वो कनेक्शन बढ़ेगा। बिल्कुल। आपका मेरा भी वही हिसाब है कि मैंने लिटरेचर की कोई पढ़ाई नहीं की। जब तक जाना कि हमें इंटरेस्ट है तब तक हम और चीजों में पढ़ चुके थे, तो अब शुरू से रिडिस्कवर खुद को कर रहे हैं। और कोई नहीं, ये तो ऐसा जी। फील्ड है कि आप कभी भी डिस्कवर कर सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। जी। उम्र की कोई सीमा नहीं है, 50 साल की उम्र में वो डिस्कवर करो, 5 साल में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय हमें देने के लिए, और थैंक यू सर। बड़ा मजा आया आपसे बात करके। शुक्रिया। मुझे भी थैंक यू।